और अदालत के इस फैसले के राजनीतिक मायने भी हैं और इसी को समझने के लिए मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। संजय, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अब अदालत जाकर, अब सुप्रीम कोर्ट जाकर राहुल गांधी आगे की राहत की मांग करने वाले हैं, लेकिन तब तक उनकी पॉलिटिक्स को लेकर या कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर ये पूरा मामला अब कैसे पैन आउट होने वाला है? देखिए सिक्का, इसमें दो तीन पहलू हैं। एक तो ये तीसरा कोर्ट है, मतलब निचला कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने जो कहा है वो काफ़ी स्ट्रांग उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है। तो ये राहत तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कब मसला आएगा, नहीं आएगा। आज ये स्थिति है कि राहुल गांधी एज ऑन डेट 2024 का ही नहीं 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर कांग्रेस के जो सर्वप्रथम नेता हैं, वो पार्टी अध्यक्ष आज नहीं है, लेकिन पार्टी के नेता तो वही हैं, राहुल गांधी हैं, पार्टी उनके नाम पे चलती है। तो वो अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या चुनाव भी नहीं लड़ पाए राहुल गांधी, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। दूसरी चीज ये है कि जिस समय आप ये कहते हैं, जैसे मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को पहले बार भी सुना था, आज भी अभिषेक मनु सिंह भी बहुत विद्वान वकील हैं, वो कह रहे थे ये प्रत्याशित नहीं है ऐसा, और तमाम उन्होंने उसके कारण बताए। तो आप मान के चलते हैं कि ये फैसला जो आया ये एक्सपेक्टेड था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी जो आएगा वो इसी लाइंस पे आएगा? क्या एक्सपेक्टेड होगा या अदरवाइज होगा? मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पे दलीलें होंगी तो क्या होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं और उसका ब्लेम एक कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आप डालते हैं, तो देश में बहुत सारे लोग हैं जो इसको, मतलब ये जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू हुआ है, उसके बाद उस कानून के तहत हुआ है जिसका ऑर्डिनेंस आपको याद होगा राहुल गांधी नहीं पा रहा था। तो जब एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत कोई चीज होती है और पूरा का पूरा ब्लेम आप कहते हैं कि बीजेपी का है, तो एक तरह का इंसिनुएशन है कि कोर्ट भी किस तरह से काम करती है, क्योंकि इस बारे में हमारे यहाँ और बाहर भी कई संस्थानों ने जुडिशरी पे भी कमेंट करना शुरू किया है। एक तरफ आप कहते हैं जुडिशरी में फुल फेथ है, दूसरा पॉलिटिक्स की बात। देखिए कांग्रेस के या समर्थक वर्ग बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि इससे राहुल गांधी को एक सिंपैथी मिलेगी। मैं नहीं जानता कि सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि वो अभी उसका टेस्ट आया नहीं है। कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस ने कई कारणों से जीते, उसमें सिंपैथी फैक्टर का कोई कारण था ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस भी सिंपैथी फैक्टर की बात लेकर के नहीं आ रही, वो और फैक्टर्स की बात कह रहे हैं। लेकिन सिंपैथी फैक्टर तब होता है जब ऐसा लगता है कि कोई नेता बहुत संघर्ष कर रहा है और अपनी पार्टी को आगे लेकर के जा रहा है, और जो सत्ता पक्ष है वो उसको मतलब दबाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन होती है। या कोर्ट के बारे में इमरजेंसी पीरियड में, अगर हम इसके राजनीतिक मायने अभी समझें, तो जो स्टॉक्स हाई थे भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद, उसका असर आपको आने वाले दिनों में नहीं दिखने वाला? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर उस हाइटस को आप लेंगे तो विपक्षी एकता वाली चीज से फिर वो जुड़ती है कि जहां जाकर के वहां अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन हो रहा है, पता नहीं अभी आपका टाइम परमिट नहीं करेगा, वो विखंडन की तरफ इस समय है। चाहे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे आप बंगाल का डेवलपमेंट देख लीजिए, या बिहार में हो रहा है, या कहाँ अगली बैठक होगी वो पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं जो मुखिया है जिससे ये चुनाव लीड करना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, कोई भी बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी पोल जो पार्टी होगी जो उस पोजीशन में होगी, जो दूसरे को चुंबकीय जो आकर्षण है उससे खींचेगी ना अपनी तरफ, तभी ना अलायंसेस बनते हैं, पोलर अलायंसेस। एक अलायंस बीजेपी लीड कर रहा है, दूसरी अलायंस कांग्रेस लीड कर रही है। और कांग्रेस का मुखिया जो होगा, या तो मान लीजिए ऐसी स्थिति हुई कि जैसे जयप्रकाश नारायण का था, तो जयप्रकाश नारायण शुरू से नहीं एक्टिव, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थे, और एक ऐसा समय आया जब उन्होंने मोबिलाइज किया और स्वयं वो दूर रहे। क्या राहुल गांधी वो पोजीशन लेकर के जाएंगे? वैसे संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे आप जो भी कहें, नुकसान तो है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि ये प्रक्रिया में उन्होंने निचली अदालतों में ये ठीक से नहीं लड़ा अपने केस को, न उनके कोई इतने बड़े लीगल ल्यूमिनरी हैं, न लोग वहां पे गए। अगर आप पहले से मान लेंगे कि सिंपैथी मिलेगी तो कोर्ट केस हम नहीं लड़ेंगे, मत भूलिए कि कोर्ट केस को बहुत सीरियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए। उमा भारती की चीफ मिनिस्टर की पोस्ट गई थी, एक एफआईआर लॉन्च हुआ था, वो भी कि तिरंगा फहराने के लिए ईदगाह मैदान में, कि जिसके लिए वो गई थी, और कब का एफआईआर था, उसके कारण उनके मुख्यमंत्री की वो पोजीशन चली गई थी। तो इसलिए कभी भी किसी भी तरह के कोई केसेस आए तो पता नहीं कौन सा वो था, उनकी सोच में थी मैं नहीं जानता, क्योंकि अन्य भी केसेस वो हैं
जो इसके बाद आएंगे। पर आपको ये भी लगता है, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि बहुत जल्दी है ये कहना कि जो आप कह रहे हैं कि जो विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेल सकती है या राहुल गांधी खेल सकते हैं आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या 2024 का चुनाव, वो उसमें प्ले आउट नहीं करेगा, या हम क्या जल्दबाजी है अगर आप ये कह रहे हैं तो? देखिए, दोनों ही कार्ड एक साथ, हीरो कार्ड कि मैं ही हूं जो लड़ रहा हूं, डरो मत या बाकी चीज है, और साथ में विक्टिम कार्ड, ऐसा होता है कई केसेस में। बहुत सारे लीडर्स इसको सक्सेसफुली प्ले करते हैं या पार्टियां सक्सेसफुली प्ले करती हैं कि आप हीरो कार्ड भी प्ले कर रहे हैं और साथ में विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। इस केस में वो कार्ड ठीक से मुझे नहीं लगता कि प्ले आउट करेगा, क्योंकि हीरो कार्ड पहले प्ले आउट नहीं हुआ। दूसरी चीज है कि विक्टिम कार्ड पे मान लीजिए राहुल गांधी जब अरेस्ट होंगे उसके बाद का क्या सिचुएशन होता है, वो एक देखने की बात होगी, क्योंकि अभी सस्पेंशन मतलब उनके जो वो है सेंटेंस, उसको अभी जो निचली कोर्ट ने समय दिया था उससे पूरा होने में अभी समय बाकी है। दूसरी चीज ये है कि उसके लिए आपको दिखना, मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का अरेस्ट जनता पार्टी के समय में हुआ था, उसके बाद जनता पार्टी खुद ही विखंडन के दौर में थी और वहां पे इंदिरा गांधी ने विक्टिम कार्ड प्ले किया था। या तमिलनाडु में आपने देखा जयललिता के साथ कभी हुआ था, उसके बाद डीएमके के मुखिया करुणानिधि के साथ वो अरेस्ट वाला, जिसमें आपको लगता है कि इस तरह का एक सिचुएशन हो रहा है जहां जबरदस्ती वो किया जा रहा है। अगर कोई कोर्ट के इस तरह के सिचुएशन के माध्यम से होता है जिसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार थे, वो ऑर्डिनेंस फाड़ने के लिए अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ। दूसरा है कि कांग्रेस का रैंक एंड फाइल, ये कांग्रेस के रैंक एंड फाइल को थोड़ा सा वो करता है, लेकिन वो भी इधर बहुत समय से घर से मतलब वो निकल करके उस तरह से आए नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा हो सकता है कि हम स्टूडियो में डिबेट के लिए अच्छा है कि उनको विक्टिम कार्ड प्ले करने से कितनी सिंपैथी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एज ऑफ नाउ एक चीज तो पक्की है कि कांग्रेस ने ये केस ठीक से हैंडल नहीं किया, उन लोगों ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। अगर जो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब हमें लगता था कि होगा, तो ये जो पोस्ट थॉट है ये पब्लिक में भी ऑगर नहीं करता, और विपक्षी एकता के लिए भी ये थोड़ा संदेश ठीक एकता की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में इस वक्त काफी हलचल है, आज भी वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चलते हैं सीधे वहां, हम लौटेंगे चर्चा पर। प्रफुल्ल पटेल हैं वहां पर, आइए सुनते हैं वहां पर क्या क्या जा रहा है। त्याचे रूल्स आहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे आमच्याकडे एक डॉक्युमेंट सगळ्यांच्यासाठी आहे, म्हणजे ते इलेक्शन कमिशनमध्ये फाईल केला गेलेला डॉक्युमेंट असतो। कुठलाही पक्ष रजिस्टर्ड झाल्यानंतर त्याच्या कॉन्स्टिट्यूशन आणि रूल्स हे आम्हाला तयार करावं लागते, आणि या कॉन्स्टिट्यूशनच्याच आधारावर सगळी प्रक्रिया, म्हणजे कोण टॉप पासून खालपर्यंत, म्हणजे एक पिरामिड स्ट्रक्चर ज्याला म्हणते, खाली फाउंडेशन आणि वर 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 करत आम्ही शिखरपर्यंत पोहोचतो। हा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फार स्पष्ट हे दिलेला गेला आहे की पक्षाची निवडणूक हे ब्लॉक पासून शिखरपर्यंत ते करणं आवश्यक आहे, अपॉइंटमेंट नाही चालत त्याच्यात। हे कॉन्स्टिट्यूशन आमचं आहे, बंधारण, ते तुम्हाला वेबसाईटवरही मिळू शकते, म्हणजे इलेक्शन कमिशन मध्ये सगळ्या पक्षाचे सगळे डॉक्युमेंट वेबसाईटवर असतात ईसीआयच्या। आणि यामध्ये जे मी म्हणतोय की नेमणुकीचा अधिकारच नाही आहे, मग खालच्या फाउंडेशन जर कोसळला की नाही तर सॉरी, तर वरचा सगळं स्ट्रक्चरच फॉल्टी आहे आणि कोसळू शकते आणि कोसळलं। म्हणजे आता ब्लॉक पासून तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राज्य, अनेक राज्यापासून वर। तर मी तुम्हाला फक्त एक माहितीसाठी सांगतो की आमच्या एक सप्टेंबर 2022 मध्ये एक नॅशनल कन्व्हेन्शन झाला। आता नॅशनल कन्व्हेन्शन केव्हा होते की जेव्हा प्रत्येक तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से, जहां पर
महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार और साथ ही प्रफुल्ल पटेल संवाददाताओं से वहां बात कर रहे हैं। डेलिगेट इलेक्ट करतील आणि वर पाठवतील। आता ही टेक्निकल गोष्ट आहे, पण हे महत्वाची आहे। शेवटी कॉन्स्टिट्यूशन आणि जे आमचे रूल्स आहे त्याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर यामध्ये स्पष्टपणे दिलं आहे। आणि म्हणून काल जी बैठक झाली आणि त्याच्या अगोदर जे 2022 सप्टेंबर 2022चे अधिवेशन, आता 2022च्या अधिवेशन झालं तरी हे खुलं अधिवेशन होता। नेमके कोण डेलिगेट, महाराष्ट्राची अजूनही तुम्हाला सगळ्यांना इथे माहिती तुम्ही घेऊ शकतात, कारण मुंबईतच तुम्हाला ही माहिती मिळणार आहे। अजित पवार राज्याची निवडणुकीची प्रफुल्ल प्रक्रिया पटेल अजून सुरू झाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सवाल से जो लगातार प्रोसेस चालू है, इनका जवाब देने के लिए हम लोग आज यहाँ महाराष्ट्राची इलेक्शन झाली नाही। हमारे पास 40 से ज्यादा कुठल्याही राज्यामध्ये हे तर इथे तर थोडाफार महाराष्ट्रामध्ये तर काही जिल्ह्यामध्ये काही सभासद नोंदणी हे वगैरे वगैरे आमच्याकडून पुस्तकं जातात, पुस्तकं पार्टी के संगठनिक ढांचा आता आम्ही अनेक किस तरह से काम करत उनके असताना साथ है, आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे जितके या मंचकावर बसलेले इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। समीक्षा बैठका व्हायची, पण अजून आमची प्रक्रिया कुठेही पोहोचलेली नाही। आणि बाकीचे तर आता मी राष्ट्रीय पातळीवर एवढा वर्ष संघटनेचाच मी पदाधिकारी असल्यामुळे पटेल कह रहे हैं कितने साल तक मैं राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी था। सप्टेंबर 2022 मध्ये सभी राज्यों की सितंबर 2022 में ते सगळे मी राज्यांचे प्रमुख निवडले आहे। निवडले की म्हणजे ऍड ऑफ म्हणजे तुम्ही अमुक या राज्याच्या, तुम्ही त्या राज्याच्या राज्यों के प्रमुख की नियुक्ति मैंने की थी। अधिकृत जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे म्हटलं तर अजिबात नाही। म्हणजे दे आर ऑल अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट्स, दे आर ऑल अपॉइंटेड, देयर इज नो इलेक्शन। कारण इथेच इलेक्शन व्हायचं आहे। मी तर अनेक वर्षापासून सभी नियुक्त किए गए थे। इलेक्शन झालेलंच नाही आहे। आता ठीक है, वो अधिकृत तौर पर चुनकर नहीं आए थे क्योंकि पार्टी में चुनाव हुआ नहीं था। एक 2003 मध्ये आमच्याच एक इलेक्शन कमिशन पुढे प्रसंग आला होता, पीए संगमावरसी शरद पवार 2003 में भी ऐसा ही एक डाउनलोड करू शकतात ईसीआयच्या वेबसाईटवर समय आया था जब संगमा विरुद्ध शरद पवार का मामला तुम्हाला तिथूनही कळेल। इस वक्त हम ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं मुंबई में, जहां पर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद हैं। संजय, जो बार बार आप पिछली चर्चा में आप कर रहे थे कि जो शत विक्षत हो गया है पूरा ऑपोजिशन, तो उसका एक कड़ी मान सकते हैं मुंबई में जो कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते में। तो ऐसे में अब आगे क्या एनसीपी की राजनीति के लिए? देखिए, इसमें अब अहम ये हो गया है, जैसे जितना मैं समझ पाया वो बता रहे थे कि कल की शरद पवार की जो मीटिंग थी वो मीटिंग मतलब वैध नहीं थी। शरद पवार जी ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब इन्होंने शरद पवार जी को अभी तक कहते हैं कि वो हमारे नेता हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि हमारे नेता नहीं है। एक थोड़ी सी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट को, जितना मुझे समझ में आता है कि ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि स्पीकर के सामने भी पिटीशन दायर हो गया है, कुछ लोग कोर्ट भी जाएंगे, कुछ लोग मतलब उनके डिस्क्वालिफिकेशन को या अदरवाइज को या पार्टी किसकी है इलेक्शन कमीशन में वो फाइल हो गया। तो शिवसेना को जैसे उनका मिल गया हक, शिंदे फैक्शन को शिवसेना का हक मिल गया। अब इसमें एक सिचुएशन मेरे हिसाब से जो होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला जो ऑर्डर था उसके मुताबिक मेरी समझ से वो ऑर्डर थोड़ा फ्लॉड है, क्योंकि उसमें जब आप कहते हैं कि पार्टी जो होगी वो बताएगी, जो बाहर पार्टी है वो बताएगी कि डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जो लोग स्विच ओवर किए हैं उसकी वैधता वहां से है कि नहीं। जब भी कोई अलग जाता है तो लीडरशिप से किसी न किसी कारण से नाराज होकर के ही जाता है, और उसमें पूरा फिर पार्टी का संगठन, उसके सारे पदाधिकारी कौन अंदर हैं कौन बाहर हैं, उसका किसी के पास आधिकारिक तौर पे कोई प्रमाण जुटाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। सो प्रैक्टिकली मुझसे पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के हिसाब से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 2/3 का, वो नलिफाई एक तरह से हो जाता है, जो मतलब फिर इस पे आगे बहुत चर्चा होगी। मेरे ख्याल में फिर से ये रिव्यू में जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा।
प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो है अभी से 1 साल बाद आपका नोटिफिकेशन वहाँ इलेक्शन का हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ नहीं भी हुआ तो, अगर इंडिपेंडेंट भी हुआ तो 1 साल में वहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके पहले रन अप टू पार्लियामेंट्री इलेक्शन आपका फरवरी अगला साल जैसे जाएगा, मार्च में तो नोटिफिकेशन हो जाएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। सो इफेक्टिवली आप जो पीरियड देखिए वो अभी से लेकर के फरवरी तक का 8 महीने का पीरियड देखिए, राइट, क्योंकि उसके बाद हर आदमी उसी मोड में है। तो इस महीने में इन चीज़ों में आपको लगता है कि इतना सीरियस इशू कोर्ट के माध्यम से पहले असेंबली, क्योंकि असेंबली स्पीकर के पास कोई समय की बाध्यता नहीं होगी, हाँ। कि उसकी बाध्यता नहीं हो कब तक कितने देर में अपना फैसला देंगे, तो ये चीजें चलती रहेंगी। ये थोड़ा पोस्चरिंग का लीगल इश्यूज भी है, उसमें संवैधानिक इशू है, लीगल इश्यूज है, वो इशू चलती रहेंगी। लेकिन ये उससे ज्यादा इस समय जो होगा वो पब्लिक पोस्चरिंग के लिए होगा कि लोग ये समझें कि ये पार्टी किसके साथ है, तो उसका जनाधार जो है और पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है तब तक हम दोनों गुटों का एक्शन और रिएक्शन देखते रहेंगे। कल शरद पवार यहाँ दिल्ली में थे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुंबई में इस वक्त हो रही है। शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया सबको समझाने के लिए।